हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मानव का पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने आहार नाल और सहायक ग्रंथियों को कवर किया। आज इस वीडियो में हम लोग अपना सेकेंड पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, भोजन का पाचन। देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले मुख गुहा में भोजन का पाचन, उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन, फिर छोटी आंत्र में भोजन का पाचन, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है इसे कवर करेंगे। लेकिन हम लोग जो है इन तीनों की जो है सेपरेट अलग अलग वीडियो में इन्हें कवर करेंगे। जैसे कि आज इस वीडियो में हम लोग मुख गुहा में भोजन का पाचन कवर करेंगे। देखो, करने को इन्हें हम लोग एक साथ भी कवर कर सकते हैं एक ही वीडियो में, लेकिन इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ जो पाचक एंजाइम है वो मिक्सिंग होने लगेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इन तीनों के अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो भोजन का पाचन, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पाचन या डाइजेशन। जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था तभी हम लोगों ने पाचन को डिस्कस कर लिया था। कुछ नहीं है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन है। ठीक है, तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें अविसरणीय पदार्थों को विसरणीय पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही बड़े व जटिल पदार्थों को छोटे व सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन है, डाइजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पाचन जो है वो दो चरणों में होता है। कौन कौन से दो चरण? जिसमें एक फिजिकल भौतिक चरण और दूसरा केमिकल रासायनिक चरण सम्मिलित है। देखो, भौतिक चरण में क्या होता है? भौतिक चरण में जो है भोजन को दांतों से तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, भोजन को निगला जाता है। ये सब जो है वो भौतिक चरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रासायनिक चरण में क्या होगा? रासायनिक चरण में एंजाइमों का उपयोग होता है, जबकि भौतिक चरण में एंजाइमों का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो रासायनिक चरण में एंजाइमों का उपयोग होता है और एंजाइमों की सहायता से जो मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, उन्हें छोटे छोटे उनके मोनोमर में तोड़ दिया जाता है। यह होता है रासायनिक पाचन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला भौतिक या फिजिकल डाइजेशन। इसके अंतर्गत भोजन को चबाना, निगलना, पीसना, मंथन आदि शामिल है। इसमें एंजाइम की क्रियाएं शामिल नहीं है। तो भौतिक डाइजेशन क्लियर है, फिजिकल पाचन। उसके बाद देखो रासायनिक या केमिकल डाइजेशन। पाचक एंजाइमों की सहायता से होता है। इस प्रक्रिया से भोजन के घटकों के अविसरणीय मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर को छोटी इकाइयों अर्थात विसरणशील मोनोमर में तोड़ा जाता है। फिर देखो कैटेगरी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइमों की कैटेगरी। तो देखो, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हम लोग एंजाइमों की कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम की कैटेगरी देखेंगे, पाचक एंजाइम। और पाचक एंजाइमों को हम लोग जो है हाइड्रोलेज कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाचक एंजाइम जो है वो भोजन का जल अपघटन करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो देखो पाचक एंजाइम भोजन के घटकों का जल अपघटन करते हैं, अतः ये एंजाइम हाइड्रोलेज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एंजाइम निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेजेज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाएगा। प्रोटीनेज, या इसे हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट देखो लाइपेजेज, ये फैट का पाचन करते हैं। और लास्ट है न्यूक्लियजेज, जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका पाचन करते हैं, न्यूक्लियजेज। तो इतना क्लियर है अपना। अब देखो सबसे पहले हम लोग इन एंजाइम को एक एक कर कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुख गुहा में पाचन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पाचक एंजाइम अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट। 2 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है? एमाइलेज और डाइसेकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो एमाइलेज जो है वो क्या करता है? एमाइलेज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड में बदलता है। देखो, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में जो है लार के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है टोल्यूइन, जिसे हम लोग स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। वो क्या करता है? वो पॉलीसेकेराइड
यानी स्टार्च या मंड जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसको किस में बदलता है, माल्टोज में। किस में बदलता है, माल्टोज यानी डाइसेकेराइड में बदलता है। तो एमाइलेज जो वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड में बदलता है। एग्जाम्पल दे दिया, टोल्यूइन स्टार्च को माल्टोज डाइसेकेराइड में बदलता है। फिर देखो डाइसेकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइसेकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम देखो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलते हैं, वो डाइसेकेराइड डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड टाइप देखो प्रोटीएज, या इन्हें हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है प्रोटीएज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दो प्रकार के होते हैं ये भी, कौन कौन से, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। देखो एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ेगा, एंडोपेप्टाइडेज। और उसके बाद एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इस पॉलीपेप्टाइड जो है इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा और एमिनो एसिड को अलग अलग करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो एंडोपेप्टाइडेज बड़े प्रोटीन अणुओं को प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स तथा आगे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। एग्जाम्पल देखो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के, पेप्सिन हो गया, इरिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। ये सब जो है पेप्सिन, इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो है प्रोटीन को प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज ये जो पॉलीपेप्टाइड है इनके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको तोड़ेगा और एमिनो एसिड को अलग करेगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पेप्टाइड बंधों को तोड़कर एमिनो एसिड को अलग करता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से, देखो एक है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एक है एमिनोपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एसिड समूह से क्रिया करती है और एमिनोपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो समूह से क्रिया करेगी। तो सिंपल है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से क्रिया करते हैं और एमिनोपेप्टाइडेज एमिनो समूह से क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो अपना लाइपेज। लाइपेज जो है वो लिपिड पाचक एंजाइम है, फैट का पाचन करते हैं। और नेक्स्ट है फोर्थ न्यूक्लियेज, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ते हैं, जैसे कि आरएनएज और डीएनएज, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस जो है वो आरएनए का पाचन करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए का पाचन करता है। तो इतना क्लियर है। देखो अब हम लोग भोजन के पाचन में अपना पहला पॉइंट शुरू कर रहे हैं, मुख गुहा में पाचन। देखो मुख गुहा में पाचन में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी मुख गुहा में 30% भोजन का पाचन होता है। कितना, 30%। उसमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः स्टार्च या मंड का पाचन होता है और मुख गुहा में स्टार्च या मंड को माल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है उसमें बदल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में एक एंजाइम काम में आता है और ये एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। किसमें, लार में। और इस एंजाइम का नाम क्या है, तो इसका नाम है टाइलिन। क्या है, टाइलिन। इसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, और इस टाइलिन एंजाइम का सक्रियण जो है वो करता है एक आयन जिसे हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ध्यान रखना है कि हमारी मुख गुहा में जो अपचित आंशिक भोजन है उसे हम लोग कहते हैं लुगदी या बोलस। क्या कहते हैं, लुगदी या बोलस, हमारी मुख गुहा में उपस्थित आंशिक अपचित भोजन। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट अपना मुख गुहा में पाचन, और इसका पहला पॉइंट है भोजन का माध्यम। तो देखो हमारी मुख गुहा में भोजन के पाचन के लिए माध्यम जो है वो हल्का अम्लीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल्का अम्लीय, जिसकी पीएच 6.8 के समथिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में हमारी मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी, 3। कौन कौन सी, पहली सबसे बड़ी पेरोटिड लार ग्रंथि जो कि 1 जोड़ी होती है। फिर दूसरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ये भी 1 जोड़ी होती है। और तीसरी
सबसे छोटी और सबसे अधिक लार स्त्रावन करने वाली सबलिंगुअल। ठीक है, इस पे मैंने आप लोगों को एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा रखा है, अगर वो नहीं देखा है तो जाइए जाकर पहले वो भी देखना। फिर देखो जो लार ग्रंथियां है वो पाचक रस लार का स्त्रावन करती है। ठीक है, और इस लार का संगठन क्या है, तो देखो लार का संगठन, इसमें 99% जल पाया जाता है, बाकी शेष भाग में म्यूसिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, मतलब जीवाणुओं का नाश करने वाला। फिर थायोसाइनेट होता है जो रोगाणुनाशी है। इसके अलावा लवण जिसमें क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, तथा टाइलिन जो पाचक एंजाइम है जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। और ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन ही स्टार्च या मंड का पाचन करता है मुख गुहा में और उसे माल्टोज में बदल देता है। इसके अलावा देखो कि जो लार है उसके स्त्रावण का नियंत्रण कौन करता है, तो उसके स्त्रावण का नियंत्रण करता है ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भाग होते हैं, दो सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इनमें से जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो लार स्त्रावण को संदमन करता है। कौन? अनुकंपी लार स्त्रावण संदमन, और प्रानुकंपी लार स्त्रावण को प्रेरित करता है, बढ़ाता है। तो ध्यान रखना लार ग्रंथियों का प्रेरक जो है वो ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, जिसमें प्रानुकंपी तंत्र लार स्त्रावण को प्रेरित करता है और अनुकंपी तंत्र संदमित करता है। इसके अलावा भोजन को देखने, इसकी गंध व स्मरण से भी लार स्त्रावण होता है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लार के कार्य। लार क्या काम करती है, तो देखो लार में जो है वो म्यूसिन पाया जाता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, तो लार की म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाती है। इसके अलावा लाइसोजाइम तथा थायोसाइनेट पाए जाते हैं लार में जो रोगाणुओं का विनाश करते हैं। और इंपोर्टेंट क्लोराइड आयन टोल्यूइन या स्लाइवरी एमाइलेज को सक्रिय करता है। तो टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज का सक्रियण कौन करता है? क्लोराइड आयन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाइकार्बोनेट आयन इसमें होते हैं जो कि अम्लीयता को नष्ट करता है। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यह केवल भोजन में 30% स्टार्च का ही अपघटन करता है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मांसाहारियों में यह अनुपस्थित होता है, मांसाहारियों में नहीं पाया जाता है। फिर देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख गुहा में पाचन में वो यही है कि स्टार्च जो वो माल्टोज में बदलता है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्च जो है या मंड, इसे हम लोग मंड भी कहते हैं, स्टार्च या मंड जो है वो टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज और आइसोमाल्टोज, माल्टोज और आइसोमाल्टोज जो कि डाइसेकेराइड है उसमें बदल जाते हैं। और टाइलिन को काम करने के लिए जो है हल्का अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी pH 6.8। तो इतना क्लियर है। इसी के साथ अपना मुख गुहा में पाचन भी कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आमाशय में पाचन, और बैक टू बैक वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, तो इन्हें कंटिन्यू देखते रहे। और मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में पूरा नीट का कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, एक भी सिंगल पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है भोजन का संवहन। इसमें देखो सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख गुहा में रखते हैं, दांतों से चबाते हैं, पीसते हैं। इसमें लार मिक्स होती है और लार में उपस्थित जो टोल्यूइन एंजाइम है वो भोजन प्रक्रिया करता है और स्टार्च को माल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है उसमें बदलता है। तो मुख गुहा में आंशिक पाचन होता है भोजन का। ठीक है, मुख गुहा में आंशिक पचित भोजन है उसे हम लोग कहते हैं लुगदी या बोलस। क्या? मुख गुहा में आंशिक पचित भोजन लुगदी या बोलस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, लुगदी को ग्रास नाल में निगला जाता है। अब जो लुगदी या बोलस अपनी मुख गुहा में है उसे हम लोग निगलेंगे, जो कि ग्रास नाल से स्टोमक या आमाशय में जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निगलना, डीग्लूटिनेशन। तो लुगदी को ग्रास नाल से निगला जाता है, यह क्रिया निगलना डीग्लूटिनेशन कहलाती है, जो आंशिकता ऐच्छिक और आंशिकता अनैच्छिक होती है। आंशिकता ऐच्छिक अनैच्छिक मतलब देखो हमारी जो इसोफेगस है ग्रैसिका, उसका ऊपरी 1/3 भाग ऐच्छिक है, हमारी इच्छा से काम करता है, कंकाली पेशियों से बना होता है। और नीचे वाला जो 2/3 भाग है वो चिकनी पेशियों से बना होता है,
अनैच्छिक पेशियों से, इसलिए वो अनैच्छिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, निगलने में जीभ विलियम पेलेटाई ग्रेशनी निगल द्वार सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रासनाल में कर्माकुंचन गतियों के कारण लुगदिया बोलस आमाशय में पहुंचती है। देखो जो ग्रेसनी है इसोफेगस, उसमें से कर्माकुंचन गति होती है, इसे लहरदार कर्माकुंचन गति होती है, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आमाशय में भी होती है, छोटे आंत्र में भी होती है, और ये ऐसे लहरदार जो कर्माकुंचन गति होती है उससे लुगदिया बोलस आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो, पाचक ग्रंथियों के अभाव के कारण ग्रासनाल या ग्रैसिका में पाचन नहीं होता है। देखो जब हम लोगों ने ग्रैसिका या इसोफेगस को कवर किया तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि ग्रैसिका में म्यूकस ग्लैंड होती है, कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इसी कारण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आमाशय में भोजन का पाचन कवर करेंगे। देखो इतने अच्छे नोट्स, वो भी हिंदी मीडियम में, नीट के पूरे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।